नमस्कार, मैं हूं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। हमारे सामने मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव जी। रामकृपाल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आपको। लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा व्यस्त हो। नहीं, मैं तो वही रामकृपाल यादव हूँ जो आज से कभी पहले आपने देखा था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लालू जी कहते हैं आपको गोरिया टोली वाले रामकृपाल जी। हाँ, मैं तो गोरिया टोली का निवासी हूँ, सच्चाई है। लेकिन आप गोरिया टोली में कम रह रहे हैं ना, अब तो दिल्ली में ज़्यादा रह रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं लगातार सेशन के बाद अभी 1.5 महीने तक यहीं था क्षेत्र में, या फिर पार्टी के कार्यक्रम से विभिन्न जिलों में मैं जाता रहा। अच्छा, आप इतने दिनों तक लालू जी के साथ रहे, लालू जी को कभी ये याद नहीं आया कि आप गोरिया टोली वाले रामकृपाल जी हैं? नहीं तो उन्हीं से पूछिएगा ना। लेकिन आजकल अब क्यों उनको याद आ गया कि गोरिया टोली वाले रामकृपाल यादव? गोरिया टोली वाले रामकृपाल यादव की कमी खल रही है उनको। मैं तो उनका एक साधारण सिपाही था। भाई और बेटा से ज़्यादा बढ़ कर के मैंने अपने योगदान दिया था पार्टी के लिए, उनके लिए। मगर लालू जी बदल गए। वो गरीबों के नेता नहीं है, बड़े लोगों के नेता है। पिछले 25-30 साल के दशक में बिहार की राजनीति लालू प्रसाद जी के इर्द गिर्द हुआ करती थी। आज भी घूम रही है? नहीं घूम रही है, नहीं घूम रही है। अब तो वो पिछलग्गू की भूमिका में है। वर्सेज लालू वर्सेज चुनाव हुआ करता था, अब वो वर्सेज ही नहीं है। अभी भी तो इशू वही है ना। इशू नहीं है ना। अब तो सामने उन्होंने नीतीश कुमार जी को कर दिया, सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। लालू प्रसाद यादव जी इतने अपने आप को कमज़ोर कर लिए जनता के नज़रों में कि निश्चित तौर पर अब उनकी भूमिका रही नहीं। कहाँ कमजोर? वो तो आप देखिए, आज भी नीतीश कुमार उनके घर पे जाते हैं। अरे लालू जी अब उनके घर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनना है, लालू जी को मुख्यमंत्री अब नहीं बनना है। उन्हें खुद अनाउंस किया है मुख्यमंत्री बनने के लिए। और नीतीश कुमार जी माहिर हैं, माहिर। कुर्सी के खेल को अच्छी तरह समझते हैं और यही काम करते रहे हैं। लालू जी को और बिहार की जनता को स्मरण होगा। प्रबोध भाई, एक बात थोड़ी हमको सामने सुन लीजिए। जनता दल को तोड़ने वाला पहला व्यक्ति नीतीश कुमार जी थे, अपने स्वार्थ में, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी सामने नजर आ रही थी। लालू जी को छोड़ दिया, पार्टी को कमजोर कर दिया, समता दल बनाया, अस्तित्व विहीन हो गए। 4-5 सीट आ रहा था। देखा अब हमारा क्या होने वाला है। बीजेपी का सहारा लिया, बीजेपी ने उनको अपनी ताकत से बहुत सारी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 17-18 साल तक केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उनका सपना पूरा हो गया। जीताराम मांझी का इस्तेमाल करके उनको भी दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। एक महादलित के बेटे को, उनके करैक्टर में ये रहा है, स्वभाव में ये रहा है। नहीं, पॉलिटिक्स में कौन ऐसा अभी जिस लालू जी के साथ उनका 36 का रिश्ता था, अब 63 का रिश्ता बना लिया। सारे मतभेदों को भूल करके। विचार नहीं मिलता है, स्वभाव नहीं मिलता है, नीति सिद्धांत नहीं मिलता है, एक दूसरे के खिलाफ न जाने क्या क्या आरोप प्रत्यारोप करते रहे। बिहार की जनता इन सब चीज़ों को दिख रही है। आज वो नीतीश जी, लालू जी दोनों एक साथ रामकृपाल कुर्सी के लिए। नहीं, रामकृपाल वो जी कुर्सी के लिए है। नहीं, रामकृपाल जी, देश में क्या कोई ऐसी पार्टी है जिसने इस तरह गठबंधन नहीं किया हो? नहीं, गठबंधन तो करना ही चाहिए। गठबंधन के पिछले लोग पूछते हैं कि आप रामविलास पासवान जी के बारे में क्या बोलते थे, आपकी पार्टी अब जिस पार्टी में फिलहाल, और रामविलास पासवान जी आपकी पार्टी के बारे में क्या बोलते थे? बातें वो भी हैं। देखिए, रामविलास पासवान जी तो पहले भी एनडीए के पार्टनर हुआ, और उनके एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। नहीं, वो तो वोट की परिस्थिति अनुकूल लोग निर्णय लेते रहते हैं। यही परिस्थितियां उनके सामने भी हो सकती है ना। नहीं, लालू जी के इर्द गिर्द में राजनीति घूमा करता था। कभी रामविलास जी के, पासवान जी के इर्द गिर्द राजनीति नहीं घूमी। वो घूमी तो लालू जी के इर्द गिर्द, और लंबे दशक तक घूमते रही। आज भी नीतीश कुमार लालू जी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना? नहीं, अब लालू जी नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनके सारे कंडीशनों को मान रहे हैं। लालू जी तो कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि मैं जो कहता हूं नीतीश कुमार वही करते हैं। अब तो उनके के बीच की बात कौन कौन। अच्छा ये बताइए, कौन किसको जहर कहा, कौन किसको सांप कहा,
ये भी तो आप लोगों ने दिखाया है। नहीं, स्पष्ट कर दिया ना उन्होंने। नहीं, स्पष्ट करने से नहीं होता है काम, मैसेज क्लियर है और बात छुपाने से नहीं छुपती है। लगातार 10 सालों तक थोड़ा मैं इसमें जोड़ूं। आप जोड़िए ना, 10 सालों तक वो दंश झेलता रहा है जो नीतीश कुमार के राज का दंश था। मैं भी उसको भूल नहीं सकता। नहीं, आप लालू जी भले अपने परिवार के लिए भूल जाएं, वो दंश झेल लें, मगर वो लोग जो नीतीश कुमार के खौफ और भय से घर से बाहर नहीं निकलता। रामकृपाल जी, मेरी बात सुन लीजिए ना। आप 10 साल की अगर बात करते हैं तो 7 साल उसमें आपकी पार्टी, आप जिस पार्टी में, मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री कौन था? आप अगर शासन किसका चलता था? अगर आप उस समय अच्छे काम हुए उसके लिए आप कहते हैं हमारे साथ रहे तो हम काम हुआ। बिल्कुल, आप रिपोर्ट कार्ड हमने जारी किया है। आपने कहा 7 साल तक हम रहे, बिल्कुल, तो विकास की बयार बही, सच्चाई है। और हमारे बाद बंटाधार, सच्चाई। ये गुड़ खाए और गुलगुल्ले से परहेज है। ये आप अगर आप सत्ता में अच्छे काम के लिए आप अगर भागीदार हैं उसके, तो अगर कुछ बुरा हुआ जो आप कह रहे हैं तो उसके लिए भी जिम्मेदार आप हैं। नीतीश कुमार जी के डायरेक्शन और इशारे पर हुआ करता था। ये सारा कुछ हुआ है कि एक चपरासी की भी पोस्टिंग नहीं हुई जो यादव समाज का था। एक पुलिस की भी पोस्टिंग नहीं हुई। अब आप जाति पे उतर नहीं, जाति पर नहीं बोल रहे हैं, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है जिसको मैं बोल रहा हूं। नहीं तो लिस्ट उठा के हमको बता दीजिए कि नीतीश कुमार के राज में कितने डीएम, कितने डीएसपी, कितने एसडीओ, कितने इंजीनियर, कितने दरोगा, कितने मास्टर अच्छे जगहों पर पोस्टिंग हुई। नहीं, इसके लिए जिम्मेवार केवल अगर ऐसा हुआ, जिम्मेवार अगर कोई है तो इस प्रदेश के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी हैं। अगर नीतीश कुमार जी के शासनकाल में, उस समय एनडीए के शासनकाल में सड़कें बनी, अस्पताल चमके, बिजली की व्यवस्था हुई, पानी की व्यवस्था हुई, इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है। और अगर कुछ गलत हुआ जो आप कह रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार है। नहीं, ये जो दुर्भावना था, ये दुर्भावना किसी के मन में था तो वो नीतीश कुमार जी के मन में था और उस प्रदेश के मुखिया थे। रामकृपाल जी, हम अभी आपसे और बात करेंगे। फिलहाल ब्रेक का समय हो चला, छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। हमारे सामने मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव जी। रामकृपाल यादव जी, सवाल ये भी उठता है कि आखिर लालू प्रसाद यादव से पुरानी बात हो गई आपको, लेकिन उस वाक़ये के बाद संभवतः पहली दफ़ा आप हमसे रूबरू हो रहे हैं। लोग आपको कहते हैं आप मौका परस्त हैं। आपने मौका देखा कि बीजेपी के में जाने पर भी फायदा है, आप लालू जी का दामन 1 मिनट में छोड़े और निकल लिए बीजेपी की ओर। आपको ये याद नहीं है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मेरे जवाब सुन लीजिए जी। अच्छा प्रश्न किया। मैं तो चाहता था इस तरह का प्रश्न करिए आप जी। स्मरण है कि 2004 से 2009 तक मैं लोकसभा का सीटिंग एमपी था जी। परिसीमन हुआ, मेरा टिकट काट दिया गया। और पूछिए नीतीश कुमार जी से, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि उन्होंने क्या क्या मुझको ऑफर नहीं करने का काम किया। मैं पार्टी नहीं छोड़ा, लालू जी को नहीं छोड़ा। लालू जी लड़ गए चुनाव, कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिए थे। वो हमारे नेता थे, लड़ गए और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैं उनके साथ रहा। बहुत सारे ऑफर दिए गए, मैं नहीं गया। मौका प्रस्त होता तो शायद मैं उसी समय चला जाता। और मैं तो अभी राज्यसभा का मैं सदस्य था। मैं ये निश्चित तौर पर मेरा सिलेक्शन लालू जी ने किया था, पार्टी ने की थी। ठीक है, पार्टी के आधार पर मेरा सिलेक्शन हुआ था लोकसभा लड़ने के लिए। निश्चित तौर पर क्या वजह है कि मेरा टिकट काट दिया गया, मैं बेड टिकट का हो गया। मैं कोई इधर से उधर झांका भी नहीं और पूरे अपने राजनीतिक जीवन का 30 साल का लगभग मैंने कभी इधर देखा न कभी उधर देखा। पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मंत्री 3 बार मैं एमपी हो गया था। मंत्री मुझे बनने का मन नहीं था, बहुत बड़ा ख्वाब नहीं था, और मेरा भी हक बनता था। पटना शहर से मैं जीत के गया था, उफ तक नहीं किया, कभी कोई मांग नहीं थी कि मेरे जूनियर लोगों को बना दिया गया मंत्री। मैं नहीं बना, मुझे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मैं निष्ठा और बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक पार्टी की सेवा करना चाहता था और लालू जी का साथ देना चाहता था। और मैंने साथ दिया पूरी ईमानदारी के साथ। मेरी 30 साल की जो राजनीतिक खेती थी, उस खेती पर आप कब्जा करा रहे, एक बार हमसे पूछा भी नहीं। ठीक है, आप खुद लड़ गए,
सम्मान था, रहे। जब आप हमको मेरे लोकसभा के चुनाव में हमें नहीं टिकट उम्मीदवार बना करके आपने अपनी पुत्री को बना दिया, एक बार भी नहीं पूछा आपने हमसे कि रामकृपाल ये हम स्टेप ले रहे हैं, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम चिंता मत करो। और अब अपने पुत्री को दे दिया। मैं पुत्र और पुत्री से ज्यादा मेहनत किया, ईमानदारी किया, आपका साथ देने का काम किया, इसलिए कि मैं आपका अपना खून नहीं था और मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। कॉन्फिडेंस पे ले लिए होते, रामकृपाल से एक बार बात तो कर लिए होते बुला करके। अगर मैं परिवर्तन करता, उन्होंने मेरी राजनीतिक खेती क्या है, मैं गरीब घर का बेटा हूं, दूध बेचने का पिताजी और कुट्टी काटने का काम करते थे। मैं आज भी जिस मकान में रहता हूं और पूरे 30 साल के करियर में आपको पता है कि दाग तक नहीं लगा है। आज राजनीति में लोग क्यों आते हैं आपको पता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जहां था वहीं है। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि मेरे ऊपर कोई दाग लगा दे, मगर ये सारा तपस्या, जनता की सेवा, हमारी भावना थी, पार्टी की सेवा, मगर आपने एक झटके में हमारी राजनीतिक जीवन समाप्त कर रहे थे। मरता क्या नहीं करता। और मुझको लगा कि लालू प्रसाद वो लालू प्रसाद नहीं है जो कार्यकर्ताओं के हुआ करते थे। अब उनके पास कौन सा जमघट बैठता है पता है सब लोगों को। कार्यकर्ता तो धीरे 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 छोड़ दिया। रामकृपाल मेरे जैसे कार्यकर्ता को, रामकृपाल जी, वो नहीं हो सके तो कार्यकर्ताओं के। रामकृपाल जी, हाँ, बताइए। रामकृपाल जी, एक सामान्य सवाल उठता है। आप थोड़ा सा पिछले इतिहास पे। हाँ बताइए। आपने छात्र राजनीति की, एएन कॉलेज में आप वहाँ उसमें छात्र राजनीति करते थे, आप यूनिवर्सिटी में थे जी, यूनिवर्सिटी में गए, आप वार्ड काउंसलर हुए, और उसके बाद जो लालू प्रसाद यादव ने आपको थामा, आपको पहले विधान परिषद, हाँ बिल्कुल, विधान परिषद, मैं इस बात को स्वीकारता हूँ। आपको लोकसभा आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आई एग्री। आपको राज्यसभा भेजा, बिल्कुल। और आप जब टिकट बट रहा था लोकसभा का भी 2014 में, उस समय भी आप राज्यसभा के सदस्य थे। 2016 तक रहते। 2016 के बाद 2015 में, सुनिए बातें, 2016 मैं राज्यसभा का आदमी नहीं हूं। मैं चुनाव लड़कर पहचान बनाया था, काउंसिलर से लेकर के यहां तक आया था जी। मैं लड़ने भिड़ने आप वाला लालू जी के सारे एहसान को एक झटके में भूल गए। नहीं, लालू, मैंने तो जब पार्टी छोड़ने का काम किया तो मैंने कहा कि मेरी यहां पहचान बनी है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका और लालू जी की भूमिका है। और आप पहचान को पॉकेट में लेकर बीजेपी क्या चले गए? नहीं, तो वो 30 साल का जो कमाई था, तपस्या था, जो विश्वास था, एक झटके ने लालू जी को निकाल कर फेंक दिया। आप लालू जी को लगता है कि उन्होंने 30 साल तक आपके लिए जो कुछ किया वो आपने एक झटके में आपने उसको बीजेपी के पास जाकर मेरे लिए जितना किया उससे कहीं ज्यादा मैंने किया है, कहीं ज्यादा किया है। और लोग ये कहते थे कि पार्टी आरजेडी कौन चला रहा है, रामकृपाल यादव। निश्चित तौर पर मैं पार्टी के संगठन का एक पदाधिकारी था। तमाम लोग आपसे नाराज थे, पटना के लोग नाराज थे आपसे, आप भाई वीरेंद्र आपसे नाराज थे, आपसे रामानंद यादव नाराज थे। सुनिए, अब इन लोगों का नाम मत लीजिए। नहीं, ये यहाँ के विधायक है ना। नहीं, इन लोगों का नाम मत लीजिए प्लीज। ये विधायक हैं। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता ना। ये आपसे नाराज थे। ये हमारे अब रामानंद की बात बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, याद है ना आपको? हार गए थे। और मेरे चुनाव में जब मैं उम्मीदवार था पार्टी का, निर्दलीय उम्मीदवार रहे हैं लोकसभा में हराने के लिए हमको। इनके वजह से मैं लोकसभा में हरा था। तो अब इनकी बात करते हैं। अब भाई वीरेंद्र जी जो पार्टी छोड़ चुके थे, इन लोगों के चरित्र की क्या अब मैं चर्चा करूं? नहीं तो आश्रय और शरण दिया, हम तो इनकी लिया, बात, हम नहीं, तो इसलिए बता रहे हैं ना कि ऐसे लोगों की चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इनकी बात ये केवल इसलिए ये लोग कुछ बोलने लायक नहीं है। हम तो इनकी बात केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग विधायक होते हुए भी, जब आपके पास चुनिंदा 20, 22, 25 विधायक हो, उसमें से जो पटना के विधायक हो आपसे नाराज हो, लालू यादव ने कभी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उनके लिए रामकृपाल सब कुछ थे। सुनिए, बताते हैं, पटना की जनता, स्वार्थी लोग नाराज हो सकते हैं, जनता नाराज हुई होती तो मैं चुनाव जीत के नहीं आता। लेकिन ऐसा है कि आपने इतना काम किया, आप जीत गए। मीसा भारती तो आसमान से, आप हवाई जहाज से लैंड किए और फिर भी उनको वोट कितना आ गया? आप कहिए उतने कार्यकर्ताओं का स्नेह उनको भी मिला? देखिए, बात दरअसल ये है
कि वोट आप ध्रुवीकरण में निश्चित तौर जीते। पर नहीं ध्रुवीकरण नहीं जीते। ध्रुवीकरण तो एक आप नरेंद्र मोदी के कारण जीते या आप अपने बिल्कुल कारण जीते? आई एग्री, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, पार्टी के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद, मेरे व्यक्तिगत जो काम किए गए थे उसका सबका आशीर्वाद से काम होता है। अकेले कोई आदमी जीतता है क्या? मेरी क्षमता थी तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ जाता। पार्टी का तो स्नेह, आशीर्वाद, नरेंद्र भाई मोदी का आशीर्वाद, तभी मैं जीता हूँ। नरेंद्र मोदी भाई को, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और बीजेपी के प्रति। 30 साल तक मैं मंत्री नहीं बना, 6 महीने के दरमियान इतना बड़ा सम्मान दिया कि मुझको 6 महीने के अंदर मंत्री बना के रामकृपाल जी, मैं आभारी हूँ। हम पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का सबका आभारी हूँ। हम आपसे और बात करेंगे, लेकिन ब्रेक का समय हो चला है। छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। हमारे सामने मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी। रामकृपाल यादव जी, सवाल आज की राजनीति की बात करें। पिछली बात तो हमने बहुत कुछ कर ली। बड़ा मुद्दा बिहार में है चुनाव का कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट आपने क्यों नहीं उजागर की, क्यों नहीं सार्वजनिक किया? लालू प्रसाद यादव लगातार हमलावर हैं और उनका सीधा आरोप है कि आप पिछड़ों का, दलितों का हक मार रहे हैं, आपकी पार्टी हक मार रही है। देखिए, ये पार्टी जो हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, इसमें देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के 67 साल के बाद अति पिछड़ा समाज का बेटा बनता है देश का। ये साहस भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। नहीं, वो अति पिछड़ा है या पिछड़ा है, ये नहीं, सुनिए ना बात है। आप अब बात में छेड़ा तो सुन लीजिए ना जी। ये जो रोना रो रहे हैं, घरियारी रोना रो रहे हैं लोग जनगणना पर, जनगणना की प्रक्रिया जारी है और वो ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं, उसके लिए अलग से आयोग है और अलग से वो काम होने वाला है, अधूरा है। जब पूरा हो जाएगा तो वो भी आएगा निश्चित तौर पर। पूरा कब होगा? बिहार चुनाव के बाद? नहीं, होगा, वक्त लगेगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये लोग जो घरियारी आंसू बहा रहे हैं, क्या किया है इन्होंने? क्या किया है पिछड़ों के लिए? कौन सी उपलब्धि? 15 साल का शासन था लालू जी का, क्या किया इन्होंने? भूख जगाया, खाना नहीं दिया। मगर हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार, खाना भी दे रही है, सम्मान भी दे रही है और हर जगह स्थान भी देने का काम कर रही है। लेकिन फिलहाल मौजूद सवाल तो ये है कि लालू जी ने इसे बड़ा इशू बना लिया है। बड़ा इशू बनाने से क्या होता है? उनके पास कोई इशू नहीं है और एजेंडा, उनके पास कोई इशू है, एजेंडा विकास एजेंडा है, विकास के सामने हम लड़ना चाहते हैं। नहीं, उन्होंने कहा गरीबों को जब दिया, ये जुमला इस्तेमाल, लालू जी जुमला इस्तेमाल बहुत साल से पहले से कर रहे हैं, वो चलने जुमले वाली पार्टी तो आपकी गरीब है। नहीं, हमारी जुमले वाली पार्टी नहीं, हम करते हैं जो कहते हैं उसको करते हैं। हमने गरीबों ने एक से एक काम किया है, पता है आपको। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी था कि एक्सीडेंटल डेथ के बाद किसी गरीब को, किसी आम आदमी को 2 लाख रुपए मिलता, या मरने के बाद, सामान मौत के बाद? सब काम तो जनधन योजना, बैंक में खाते खुले, करोड़ों करोड़ लोग उसे लाभान्वित हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल, लंबा टाइम लग जाएगा, आपके पास टाइम का अभाव है। हम काम कर रहे हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग, हर तबका के लिए। उजागर क्यों नहीं कर दे रहा जातीय जनगणना की रिपोर्ट? होगा ना समय, धैर्य रखिए। आप, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन लोग ये लोग हो गए हैं। अब वो बिहार की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। वो नौजवान जो केवल जुमलों से काम नहीं चलने वाला, उसको चाहिए रोजगार, उसको चाहिए काम, उसको चाहिए शिक्षा। ये टमटम युग में ले जाना चाहते हैं। अपने तो गाड़ी युग में आ गए, टमटम युग से अपने तो गाड़ी युग में रहना चाहते हैं, मगर आम जो उनके लोग हैं उनको कहते हैं कि टमटम युग में ही रहो। यही तो सोच है राष्ट्रीय जनता दल के नेताजी का। नहीं, ये आप, हम मगर हमारी सोच, हम सबका विकास चाहते हैं, सबको आगे ले जाना चाहते हैं। ये बात, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लिए हमारे पास नारों का नहीं, जमीन पर उतारने का काम किया है। अच्छा, पेंशन की सुविधा जो मिलेगी अटल पे बूढ़ों को,
रामकृपाल जात जी, देकर के मिलेगी। रामकृपाल जी, बहुत बात आप बोल चुके हैं, ये हाँ। बहुत आपके नेता बोल चुके हैं। हम तो ये स्पेसिफिक सच्चाई है ना, हम तो स्पेसिफिक बात करना ये चाहते हैं। सच्चाई है। हम ठीक है, मान लिया उस सच्चाई को प्रबोध भाई मानना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन हमको ये बताइए कि अगर आप पर आपकी पार्टी को भरोसा रहता तो पप्पू यादव पर दांव क्यों लगाना पड़ रहा है आपकी पार्टी? कहाँ पप्पू यादव को वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी जाती है। पप्पू यादव जब चाहते थे। आप सुनिए बात है, सरकार का यह दायित्व बनता है कि देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या आम, उसका दायित्व बनता है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था करे। ये सरकार की जो स्थिति है, इतनी भयावह स्थिति हो गई है सरकार नीतीश कुमार की अगुवाई में, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। जो लोग भी थ्रेट जिनके ऊपर में थ्रेट है, जो चाहते हैं, अगर सरकार रिपोर्ट देती है तो किसी को भी दे सकते हैं। चलिए आखिर में हम एक सवाल ये आपसे पूछना चाहते हैं, नेता कौन होगा आपका? तो पार्टी तय करेगी ना। हमारी पार्टी सिस्टम वाली सुप्रीमो पार्टी थोड़ा है जो एक आदमी कह दिया। कुछ आपकी व्यक्तिगत इच्छा भी कोई ऐसा नेता? नहीं, हमारी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, ये तो पार्टी तय करती है ना। दौर में आप हैं? कहाँ हम हैं, ये पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ स्वयंभू कोई नेता नहीं बन जाता। लोग कहते हैं कि स्वयंभू कोई उम्मीदवार नहीं बन जाता है। एक तबके से एक सिस्टम वाली पार्टी है। लोगों का एक ग्रुप ये भी कहता है किसी यादव उम्मीदवार को अगर सामने रखा जाए तो उसका बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, लालू जी का जनाधार जो वो खिसक सकता है। लालू जी का जनाधार तो खत्म हो चुका है, वो जा चुके हैं, अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो किसके लिए लड़ रहे हैं? चलिए हम तो जो जहर पी रहे हैं। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। हाँ, क्या हम हमारा कहना नहीं नहीं, अब आने वाले वक्त में पार्टी निर्णय लेगी। हमारी पार्टी सब चीज़ों को गंभीरता से देख रही है, हमारे नेता देख रहे हैं, और वक्त पर निर्णय होगा। और हमारी पार्टी सबको लेके चलना। हमारी पार्टी में अनेकों चेहरे हैं, चलिए अनेकों नेता हैं। ये बात हम अक्सर दोहराई जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी आपकी जल्दी फैसला ले लेगी। धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। आपको भी धन्यवाद। तो ये थे रामकृपाल यादव जी हमारे कार्यक्रम आमने सामने में। फिलहाल हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।